नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आज आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान पर। आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखकर आए थे यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन, जिसमें हमने 4 कंपनियों को लेकर के चर्चा की थी। पुर्तगाली, सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली 1498 से पुर्तगाली भारत में आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद में डच आए, डच के बाद में अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद में फ्रांसीसी। इन चारों ही व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना था, किंतु अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार जिस कंपनी या जिस देश को मिलता है उस देश का नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को यह व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रिटेन को यह व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसियों से लड़ना पड़ा, और इससे पीछे की वीडियो में हम देख करके आए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष, और उन संघर्ष को समझा था हमने 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से। जी हाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 कर्नाटक युद्धों में या तीसरे कर्नाटक युद्ध में यह निर्णय हो गया था कि भारत पर व्यापारिक एकाधिकार किस कंपनी का या किस देश का रहेगा। तो उसमें अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो जाता है, और इसी व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ अंग्रेज भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभाव, अंग्रेजों का बंगाल के साथ संघर्ष, अवध के साथ संघर्ष, पंजाब के साथ संघर्ष, मैसूर के साथ संघर्ष, मराठों के साथ संघर्ष, उनकी जो नीतियां रहेंगी वो क्लास आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी अंग्रेजों के आगमन या अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ भारत में उस समय मुगल सत्ता की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो हम मुगल सत्ता को जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल कालीन शासक या उत्तरवर्ती मुगल शासक या उत्तर मुगल काल। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यानी आधुनिक भारत का पार्ट है, और मुगल काल जो पार्ट है वो मध्यकालीन भारत का पार्ट है। मध्यकालीन भारत में हम मुगल शासकों को पढ़ते हैं। आपने नाम सुने होंगे, जिसमें बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, और औरंगजेब तक, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जो मुगल शासक थे उनकी चर्चा मध्यकालीन भारत में करते हैं। और औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर तक 12 मुगल शासकों की बात हम उत्तर मुगल काल या उत्तरवर्ती मुगल शासकों में करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं मुगल काल और उत्तर मुगल काल में। मुगल काल, इस मुगल काल का जो पूरा समय या पूरा टाइम पीरियड है वह पूरा टाइम पीरियड है 1526 से लेकर के 1857 तक का। इस मुगल काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक पार्ट है मुगल काल जिसे कहेंगे, और दूसरे का नाम है उत्तर मुगल काल या उत्तरवर्ती मुगल शासक। एक का नाम है मुगल काल और दूसरे का नाम है उत्तर मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल शासक। ये जो मुगल काल का समय रहेगा वो 1526 से लेकर के 1707 का रहेगा, और यह जो समय रहेगा वो 1707 से लेकर के 1857 तक रहेगा। मेन अंतर क्या था मुगल काल और उत्तर मुगल काल में? मेन अंतर ये था कि इस मुगल काल के जो शासक थे वो प्रभावशाली थे, पावरफुल थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य को बनाया था। अगर मैं बाबर और हुमायूं को छोड़ दूं तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन चारों मुगल शासकों का समय लगभग 150 या 151 साल रहेगा। और यहां पर जो मुगल शासक आएंगे बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, 1707 से लेकर के 1857 के बीच 12 मुगल शासक बनेंगे। कितने मुगल शासक? यहां 151 वर्ष तक 12 मुगल शासकों ने साथ शासन किया था, और यहां 151 वर्ष तक केवल 4 मुगल शासकों ने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आप निकाल सकते हैं बाबर और हुमायूं को छोड़ करके। तो बाबर ने मुगल सत्ता को स्टेबल किया या स्थापना की, जिसमें आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया, और उसके साथ साथ धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाया। 4 वर्ष के शासनकाल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, तो इसे ज्यादा मौका नहीं मिल सका अपने साम्राज्य के विस्तार का। हुमायूं में इसने साम्राज्य विस्तार में अच्छा प्रयास था, लेकिन वे अफगान शासक शेर शाह सूरी से पराजित हो गया।
पुनः वापस लौटता है 15 साल के लंबे अंतराल के बाद, लेकिन जैसे ही लौटता है इसकी मृत्यु हो जाती है और सत्ता अकबर। तो अकबर के समय मुगल जो सत्ता थी वो काफी पावरफुल थी, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी अकबर के समय मुगल सत्ता। और वही सत्ता विरासत में जहांगीर को, जहांगीर से शाहजहां को, शाहजहां से औरंगजेब को मिली। अकबर के समय मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और अगर साम्राज्य विस्तार को लेकर की बात करूं तो सत्ता चरमोत्कर्ष पर औरंगजेब में। संपूर्ण मुगल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का माना जाएगा। तो जहां 151 वर्ष तक ये चार शासक शासन कर रहे हैं, और वहां 100 यहाँ 151 वर्ष या 150 वर्ष में 12 शासन करेंगे, तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ सत्ता कितनी पावरफुल रही होगी कि एक ही बादशाह का लगभग 50 साल, 30 साल, 35, 25, 26 साल तक शासन था, और यहाँ कभी 1 साल, 2 साल, 10 साल से का शासन रहेगा। ठीक है, एक समय तो ऐसा आएगा या एक वर्ष तो ऐसा आएगा, उस वर्ष में 4 मुगल शासक या बादशाह बनेंगे। तो यहाँ सत्ता कमजोर हो चुकी थी, यहाँ पावरफुल थी, यहाँ साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। जो साम्राज्य इन्हें मिला था वो साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था, बिखर रहा था। ये सभी योग्य थे और ये सारे अयोग्य, तो औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और इस समय मुगल सत्ता का डिक्लाइन हो गया, यानी पतन हो गया। तो इस चैप्टर के देखो क्या नाम निकल सकते हैं, अपन इसको बोल रहे हैं उत्तर मुगल काल। पहला पार्ट 1760 से लेकर के 1857, इसी को हम कह सकते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक 1760 से लेकर के 1858 तक, और इसी चैप्टर को हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। कि हाँ, इसी में आप देखेंगे कि मुगल सत्ता का पतन कैसे होता है। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। तो मैंने सीधा सा नाम दिया इसको उत्तर मुगल काल 1760 से लेकर के 1857। अब इस चैप्टर में हम अध्ययन क्या करेंगे, हम यहाँ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ बात करेंगे औरंगजेब के बाद में जो दिल्ली की गद्दी या सिंहासन पर बैठे थे उन शासकों की, उन 12 शासकों की। वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट है, तो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उसको ठीक से और एक बड़े स्तर पर हम उसको स्टडी करेंगे इन शासकों का। अभी हमारे आधुनिक भारत की बात है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इन 150 वर्षों में इनका शासन कैसा था, और अंग्रेजों के आने के बाद इनके पतन से अंग्रेजों को फायदा हुआ, और कैसे अंग्रेजों ने इनके पतन का फायदा उठा करके धीरे धीरे भारत पे अपनी जड़ें मजबूत कर ली। तो हम इस चैप्टर में, आपके पास ज्यादातर फैक्ट हैं। जी हाँ, एग्जाम में फैक्ट पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से कम रहेंगे। तो हमारी जो विशेष चर्चा होगी वो फैक्ट्स पर होगी, किसने किसको मारा, कौन सैयद बंधु थे, किंग मेकर कैसे कहलाए, ठीक है, किसका साम्राज्य प्रभाव था, कितने वर्ष तक शासन रहा, वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में हम फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। आप एक एक पॉइंट के साथ मेरे साथ चलना, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, या वीडियो को पॉज करके भी आप एक एक फैक्ट अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो चैप्टर का नाम है उत्तर मुगल काल 1760 से लेकर के 1857 तक। पहला शासक बहादुर शाह। ठीक है, पहला शासक कौन रहेगा, बहादुर शाह। तो चर्चा में इस खाली प्लेटफॉर्म पे करते हैं बहादुर शाह। ठीक है, यहां देखना बहादुर शाह को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र, एक पुत्र का नाम था आजम, एक का नाम था मुअज्जम, और एक का नाम था काम बख्श। ठीक है, औरंगजेब साम्राज्य विस्तार का काफी प्रेमी दीवाना था, और साम्राज्य विस्तार को लेकर चलते हुए या साम्राज्य विस्तार को वजह से उसे अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष दक्षिण में रहकर बिताने पड़े। ठीक है, दक्षिण में रहकर औरंगाबाद, अहमदनगर में बिताए उसने, मराठों के साथ संघर्ष करते हुए। और इसी दक्षिण संघर्ष में औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र। अच्छा, मुगल साम्राज्य में कोई नियम नहीं था, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्राचीन काल के अंदर या मध्यकाल के अंदर हम पढ़े राजपूत शासकों में या फिर हिंदू शासकों में, ब्राह्मण शासकों में यह नियम था, पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही, यानी कि अधिकांशतः नियम था कि उसका बड़ा पुत्र ही शासक बनता था। मुगलों में ऐसा कोई नियम नहीं था। अकबर की मृत्यु से, अकबर के जीवन काल में ही उसके पुत्र जहांगीर ने विद्रोह कर दिया शासक बनने के लिए। जहांगीर के समय ही उसके पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां के समय ही उसके पुत्र औरंगजेब और अन्य पुत्र दारा शिकोह, इन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया।
तो ऐसे में मुगल काल में कोई नया नियम नहीं है या कोई नियम नहीं है कि पिता की मृत्यु के बाद कौन शासक बने। और इसके अपोजिट हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत मध्यकाल राजपूतों में कि पिता अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था कि मेरे मरने के बाद में यही शासक बनेगा, जिसको हम उत्तराधिकारी युवराज कहते थे। तो यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं था, जो योग्य होगा वही शासक बन जाएगा। और इस अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए इन्हें आपस में ही क्या करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। तो सीधे चलते हम 1707 में औरंगजेब की मृत्यु एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है आधुनिक काल के इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अभी हम एक बदलाव देखते हैं। तो इसका पुत्र आजम, मुअज्जम और कामबख्श, तीनों के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है। वैसे औरंगजेब ने अपने जीवन काल में ही अपने साम्राज्य को पुत्रों में बांट दिया था, लेकिन यहाँ तो बड़े शासक बनना है। तो आजम, कामबख्श और मुअज्जम में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में आजम और कामबख्श पराजित होते हैं और मुअज्जम ये संघर्ष जीत जाता है और मुअज्जम ही बहादुर शाह की उपाधि लेकर के, किसकी उपाधि लेकर के, बहादुर शाह की उपाधि लेकर के 1707 में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और शासक बनता है। ठीक है, तो बहादुर शाह का समय 1707 से लेकर के 1712 तक था। ठीक है, इस बहादुर शाह का उपनाम शाह बेखबर है। इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह का उपनाम क्या है, शाह बेखबर। क्यों कहा गया इसे शाह बेखबर? शाह बेखबर इसलिए कहा गया कि इसका एक तो समय बहुत कम था और इस कम समय में इसने अपने दरबारी कार्यों में रुचि नहीं दिखाई या दरबारी कार्यकलापों से ये दूर रहा, इसलिए इसको शाह बेखबर कहा गया। मारवाड़ नरेश अजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, उनके साथ इसने क्या कर लिया, समझौता। अजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह दोनों का ही औरंगजेब से संघर्ष चल रहा था। अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बनने के लिए औरंगजेब से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ने अजीत सिंह को शासक बनने नहीं दिया। और गुरु गोविंद सिंह का भी संघर्ष जारी था औरंगजेब के विरुद्ध। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र मारे जा चुके थे। तो ऐसे में बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य में कुछ शांति वांति स्थापित करने के लिए मारवाड़ नरेश अजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे, दोनों के साथ समझौता कर लिया और थोड़ा सा सिख विद्रोह जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। ठीक है, और एक बात बताएं, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप सुन सकते हैं। बहादुर शाह ने मराठों का एक शाहू, जो आगे जाकर के छत्रपति बनते हैं, ठीक है, तो मराठों, औरंगजेब ने शाहू को कैद कर रखा था 17 वर्ष तक। और बहादुर शाह जैसे ही शासक बनते, क्योंकि औरंगजेब के समय मराठों का संघर्ष बहुत ज्यादा रहता है, हम पढ़ेंगे इसको भी, शायद आपको तब समझ में आएगा। तो बहादुर शाह, औरंगजेब ने मराठों के उत्तराधिकारी शाहू को कैद कर रखा था और शाहू को कैद से रिहा कर दिया बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने शाहू को क्या कर दिया, कैद से रिहा कर दिया। अच्छा, शाहू को रिहा कर दिया, रीजन क्या रहा रिहा करने का, तो हम इधर समझेंगे। मराठों के जो छत्रपति रहेंगे उनका नाम रहेगा शिवाजी। शिवाजी के दो पुत्र रहेंगे, संभाजी और राजा राम। शिवाजी की मृत्यु के बाद में संभाजी छत्रपति बनते हैं और संभाजी की मृत्यु के बाद में राजा राम छत्रपति बनते हैं। ऐसे में संभाजी का ही पुत्र है जिसका नाम है शाहू। औरंगजेब ने शाहू को कैद कर लिया और उत्तराधिकारी बड़े पुत्र हिंदू के अकॉर्डिंग संभाजी की मरे तो संभाजी के पुत्र शाहू छत्रपति बनने चाहिए थे, लेकिन ये कैद में है तो छत्रपति कौन बन गए, राजा राम छत्रपति बन जाते हैं। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद में छत्रपति बनते हैं इनके पुत्र शिवाजी सेकंड। ये अल्पवयस्क थे, इसीलिए राजा राम की पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बन जाती है। अब शिवाजी द्वितीय छत्रपति बन चुके हैं मराठों में। ऐसे में मराठी संघर्ष कर रहे हैं किससे, औरंगजेब से। औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मराठों का संघर्ष अब किससे होगा, बहादुर शाह से। बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में बादशाह बन रहा है। अब 65 वर्ष की आयु में ये कहां लड़ाई करेगा, कहां ये जंग करता फिरेगा। तो ऐसे में इसने कूटनीति का सहारा लिया और वो सहारा ये था कि जो शाहू को कैद कर रखा था औरंगजेब ने, उसको छोड़ दिया। इसका फायदा क्या हुआ, जब शाहू को छोड़ा तो शाहू दक्षिण भारत जाएगा और दक्षिण भारत जाकर के ये अपनी छत्रपति की दावेदारी पेश करेगा, जिसे ताराबाई और शिवाजी द्वितीय स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे में शिवाजी द्वितीय, ताराबाई और शाहू के मध्य
मराठों में संघर्ष चलता रहेगा, मतलब आपस में ही वो संघर्ष करते रहेंगे और बहादुर शाह मराठों की विद्रोह से कुछ समय के लिए शांत रहेंगे। तो यह भी आप बात सुनना कि बहादुर शाह ने संभाजी के पुत्र शाहू को कैद से रिहा कर दिया। तो बहादुर शाह का शासन थोड़ा ठीक ठाक था, इसलिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है सिडनी ओवन। सिडनी ओवन कहते हैं कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। आप कॉपी में नोट करेंगे, सिडनी ओवन ने कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। मतलब कि इसने जो इसके पहले के बादशाह थे, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर, उसी तरह से शासन करने का प्रयास किया। इसके बाद वाले शासक बहुत कमजोर रहेंगे, तो इसीलिए इसका एक मत है सिडनी ओवन अंतिम सम्राट जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, बाकी शासकों के लिए अच्छे शब्द नहीं कहे जा सकते, यही कहने की बात है। बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में, और 1712 में नया मुगल बादशाह बनता है जिसका नाम है जहांदर शाह। जहांदार शाह का समय था 1712 से लेकर के 1713, एक वर्ष से भी कम। जहांदर शाह का उपनाम था लंपट मूर्ख। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया है, तो बहादुर शाह के बाद जो शासक बने जहांदर शाह, उन्हें ही क्या कहा गया है, लंपट मूर्ख कहा गया है। ठीक है, तो जहांदर शाह जुल्फिकार की सहायता से बादशाह बना था। किसकी सहायता से? जुल्फिकार की सहायता से बादशाह बना था, इसलिए जहांदार शाह ने जुल्फिकार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, इसीलिए जहांदार शाह ने जुल्फिकार को अपना प्रधानमंत्री बनाया, और जुल्फिकार के कहने पर ही जहांदार शाह ने जजिया कर को हटा दिया। जजिया क्या है? जजिया एक ऐसा धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में वसूल किया था, इसके बाद सल्तनत कालीन शासकों ने यह कर लिया, उसके बाद मुगल शासकों ने भी इस कर को जारी रखा। किंतु अकबर के समय 1564 में इस कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। 1564 में इस कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने 1579 में ये कर क्या लगा दिया, वापस लगा दिया। 1579 में जजिया कर वापस। 1564 से लेकर के 1679 तक जजिया कर बैन रहता है भारत में, लेकिन औरंगजेब पुनः इसको लगा देता है। अब लगा दिया तो हिंदुओं की सिंपैथी लेने के लिए इस जजिया कर को जुल्फिकार के कहने पर जहांदार शाह ने समाप्त कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जुल्फिकार को पीएम बनाया और इसके कहने पर ही इसने जजिया कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जहांदार शाह के दरबार में एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम था लाल कुंवर। जहांदार शाह के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था लाल कुंवर, और इस लाल कुंवर नामक नर्तकी का नाचने वाली एक महिला थी जिसका जहांदार शाह पे प्रभाव था, और इसकी प्रभाव की वजह से इसने शासन में अपना हस्तक्षेप जारी रखा। तो प्रश्न है, लाल कुंवर नामक वैश्या या लाल कुंवर नामक नर्तकी का प्रभाव किस मुगल शासक के दरबार में था? तो जहांदार शाह के दरबार में था। ठीक है, जहांदार शाह ने जयपुर के शासक जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो जहांदार शाह ने जयपुर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, जहांदार शाह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं फर्रुखशियर। जहांदार शाह के बाद में शासक बनते हैं फर्रुखशियर। 1713 से 1719 का इनका समय है। इनका उपनाम लंपट मूर्ख है, इन्हें शाहे बेखबर कहा गया है, और फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा गया है। फर्रुखशियर को क्या कहा गया है? घृणित कायर। अब मुगल काल में या उत्तर मुगल काल में वह दौर आ चुका है जब यह बादशाह काफी कमजोर रहेंगे। ठीक है, इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, इनका यूज होता है, और वो यूज होता है उत्तर मुगल काल में बने हुए अमीर वर्ग के मंत्रीगण। तो मंत्री इनका यूज करते हैं। देखें, फर्रुखशियर 1713 से 1719 इसे घृणित कायर कहा गया। जिस प्रकार जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह शासक बना, उसी प्रकार सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखशियर शासक बनता है।
पहली बात तो यह है, फर्रुखशियर को बादशाह बनने में किसने हेल्प की थी? सैयद बंधु। सैयद एक वर्ग का नाम है, बंधु यानी भाई। तो यहाँ पे दो भाइयों का नाम है, जिनमें एक भाई का नाम है अब्दुल्ला खां और दूसरे भाई का नाम है हुसैन अली। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के फर्रुखशियर को मुगल बादशाह बना दिया। अब भाई इतना बड़ा पद दिया है तो बदले में रिटर्न करना पड़ेगा फर्रुखशियर को, सैयद बंधुओं को। तो फर्रुखशियर ने भी रिटर्न किया। रिटर्न ये किया कि फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर, जो कि बहुत बड़ा पद था सुल्तान बादशाह के बाद, और हुसैन अली को मीर बख्शी यानी प्रधानमंत्री और सेनापति बना देते हैं फर्रुखशियर। बना क्या देते हैं? सैयद बंधु स्वयं अपने लिए पद चुनते हैं कि तुम बादशाह बनो नाम मात्र के, और हम ये बड़े बड़े पद ले लेते हैं। एक को वजीर मिला और एक को क्या बना? मीर बख्शी। तो फर्रुखशियर के शासन काल में मुगल सत्ता में जिनका दबदबा था वो सैयद बंधु थे। अब इन्होंने बादशाह बनाया है तो इसका काफी मोटा हर्जाना लेंगे तो ये सारा प्रशासन की जो देख रेख थी, प्रशासन की सारे जो कार्य थे वो सैयद बंधुओं के द्वारा ही किए जाते थे या उन्हीं की नजर में किए जाते थे। ठीक है। फर्रुखशियर ने सिख नेता बंदा बहादुर को मरवाया। बंदा बहादुर कौन है? सिखों के जो गुरु हैं वो 10 गुरु रहेंगे। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में भी सिख विद्रोह थोड़ा बहुत जारी रहता है। गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता हो गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 में। और इनकी मृत्यु के बाद में जो सिख सरदार थे या जो सिख जो विद्रोह कर रहे थे, उन विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए बंदा बहादुर आते हैं और बंदा बहादुर ने विद्रोह जारी रखा। तो अब विद्रोह जारी था तो मुगलों का काम था विद्रोह को दबाओ। तो फर्रुखशियर ने सिख नेता बंदा बहादुर क्या करवा दी? हत्या। ये कोई 11वें गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने डिसाइड कर लिया था कि मेरी बात कोई गुरु नहीं बनेगा, अंतिम गुरु मैं रहूंगा। और जो गुरु है वो गुरु का दर्जा पुस्तक को दे दिया गया जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कौन से गुरु ने की थी? ठीक है, टोटल 10 गुरु हैं, तो कौन से गुरु थे और उनका नाम क्या था और कौन से नंबर के गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना की? और उन गुरु गोविंद सिंह के बाद में उसे ही गुरु माना जाता है, मतलब उसमें लिखी गई जो बातें हैं उन्हें ही गुरु माना गया। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट आ गया आपके पास, बंदा बहादुर की हत्या करवा दी सैयद बंधुओं ने ही। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दें आपको, फर्रुखशियर को लगा कि मुगल सत्ता में कुछ ज्यादा ही प्रभाव बन रहा है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली का। तो फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को जान से मरवाने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का पता चल जाता है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को। जैसे इन दोनों को पता चलता है षड्यंत्र का, तो हुसैन अली ने 1719 में मराठों से संधि कर ली। फर्रुखशियर के समय की एक इंपॉर्टेंट बात है कि 1719 में दोनों ने, सैयद बंधुओं ने मराठों से संधि कर ली। उस समय जो मराठा छत्रपति है वो ये शाहू बन जाते हैं, और शाहू का जो पेशवा रहता है उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। इधर शाहू का भी नाम मात्र का पेशवा है और इधर फर्रुखशियर भी नाम मात्र का क्या है? बादशाह। दोनों का रोल ही नहीं है। रोल किसका? फर्रुखशियर मुगल सत्ता में रोल है अभी सैयद बंधु का, और वहां पे रोल है पेशवा। तो पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ है। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दोनों ने मिलकर के बालाजी विश्वनाथ के साथ में संधि कर ली, और इस संधि में मराठों को दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी, ये दो कर हैं जो आय का 10% और 25% लिया जाता था। ठीक है, तो चौथ और सरदेशमुखी सीधा सा अर्थ है चौथ चौथाई हिस्सा 25%, सरदेशमुखी 10वां हिस्सा 10%, ये लिया जाता था। तो मराठों को अधिकार दे दिया सैयद बंधु ने कि आप दक्षिण भारत में ये कर ले सकते हो। मुगल जो शासक है, बादशाह है, उनका ऑर्डर है। ठीक है, वही उनकी, क्योंकि अब ये बादशाह बने हुए, तो इन दोनों ने बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि करके सौत और सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। और इस बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मराठा सैनिकों के साथ सैयद बंधु अब्दुल्ला खां दिल्ली में फर्रुखशियर के सामने उपस्थित होते हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, फर्रुखशियर इनकार कर देते हैं और सैयद बंधु ने फर्रुखशियर की क्या कर दी? हत्या। पूरी स्टोरी समझ गए? वापस सुने, सैयद बंधु की सहायता से बादशाह बनता है, अब्दुल्ला खां को वजीर बनाता है, हुसैन अली को मीर बख्शी बनाता है। ठीक है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या की सैयद बंधु ने ही बाद में इसकी क्या कर दी? हत्या करवा दी। पहले फर्रुखशियर सैयद बंधु को मारना चाहा, षड्यंत्र का पता चला, मराठों के साथ हाथ मिला लिया, मराठों के साथ मिलकर के फर्रुखशियर की क्या करवा दी? हत्या करवा दी 1717 में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात फर्रुखशियर के समय की,
1717 में एक व्यापारिक मंडल, ठीक है, अब सुनना इसको, इंपॉर्टेंट है। 1717 में एक अंग्रेजों का एक व्यापारिक मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में, नाम याद नहीं रखना है आपको, 1717 में अंग्रेजों का एक व्यापारिक मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में फर्कुशियर से मिला। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग थे और उन्हीं लोगों में एक डॉक्टर भी था और उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। ठीक है, उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन, शायद ये नाम आपको याद करना पड़ जाए। ठीक है, तो 1717 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में व्यापारिक मंडल फर्कुशियर से मिलता है। उस व्यापारिक मंडल में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था हैमिल्टन। उस समय फर्कुशियर एक बीमारी से ग्रसित था और वह बीमारी का जिक्र हैमिल्टन के सामने या इस शिष्टमंडल के सामने करता है। हैमिल्टन उस बीमारी को ठीक कर देता है। भाई, अंग्रेज थे, डॉक्टर थे, इंग्लिश मेडिसिन से फर्कुशियर की बीमारी सही कर दी और फर्कुशियर जो उनको तड़प हो रही थी उस बीमारी की वजह से, उनको शायद फोड़ा वोड़ा हो गया था, तो वो तड़प कम हो गई और ऐसे में बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में या तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ व्यापारिक छूट दे दी, यानी टैक्स में कम कर दी और इसी व्यापारिक छूट की वजह से अंग्रेजों की व्यापार और समृद्धि हो गया और बढ़ गया और जो अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की गई थी इसे ही ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो 1717 में अंग्रेजों और फर्कुशियर के मध्य हुआ। शायद क्लियर हो गया होगा, 1717 का मैग्ना कार्टा कहा गया है अंग्रेजों और फर्कुशियर के मध्य हुआ एक व्यापारिक समझौता था। ठीक है, नेक्स्ट, फर्कुशियर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अब जो बादशाह बनाए, अब मृत्यु किसने की है, मारा किसने है, सैयद बंधु ने मारा है। सैयद बंधु खुद बादशाह बन नहीं सकते थे, जनता विद्रोह कर दे, शायद पसंद नहीं करे जनता, अमीर वर्ग पसंद नहीं करे, तो मुगल बादशाह तो उसी को बनाएंगे जो मुगल खून होगा। तो ऐसे में इन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था रफी उद दर्जात, जिसका नाम है रफी उद दर्जात। देखो 1719 में मरेगा, 1719 में गद्दी पे बैठा, सिर्फ और सिर्फ 3 माह, अगर मैं पूरा टाइम बताऊं तो 3 माह 4 दिन ही गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो टीबी से मरने वाला मुगल बादशाह कौन है, रफी उद दर्जात। तो सैयद बंधु ने चुना ही एक ऐसा मुगल बादशाह जो अपनी बीमारी से बेचारा ग्रसित रहेगा और सत्ता वत्ता सैयद बंधु के हाथ में रहेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ समय बाद ही ये ऊपर की ओर रवाना हो जाते हैं, सबसे कम समय के लिए ये बादशाह बनता है। तो जितने भी मुगल बादशाह हैं, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, सबसे कम समय का जो बादशाह रहेगा वो कौन रहेगा, रफी उद दर्जात रहेगा। और सबसे लंबे समय का बादशाह कौन रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कौन सबसे लंबे समय तक बादशाह रहता है। समय मैं बता देता हूं, उसका 50 वर्ष का, लगभग 50 वर्ष का समय रहेगा। तो रफी उद दर्जात सबसे कम समय मरा। इसके बाद इसे भी सैयद बंधु ही बनाएंगे। इसके मरने के बाद रफी उद दौला को सैयद बंधु ने मुगल बादशाह बनाया 1719। यह भी 4 माह के लिए ही बादशाह बनता है और इसका जो उपनाम है वो है शाहजहां द्वितीय। एक शाहजहां वो जिसको स्थापत्य कला, जिसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया था, एक शाहजहां यह है। तो रफी उद दौला 1719 में बैठता है, 4 माह के लिए बैठता है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि लेता है। ठीक है, रफी उद दौला के समय की एक बात यह है कि जब रफी उद दर्जात की मृत्यु होती है तो नेक्सियर कौन है, नेक्सियर औरंगजेब का जो तीसरा पुत्र था काम बख्श। जी हाँ, तीसरा पुत्र था औरंगजेब का काम बख्श, उसका पुत्र था नेक्सियर। अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है, लेकिन इसको कुछ ज्यादा समर्थन नहीं था अमीर वर्ग का। सैयद बंधु प्रभावशाली किसके साथ थे, रफी उद दौला। तो रफी उद दौला के समय में नेक्सियर की विद्रोह का दमन हुआ और इस दमन के बाद में 25 से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ये टीबी से मर गया और ये किससे मर गया, 25 से मर गया। ठीक है, तो रफी उद दौला देखो 1719 में एक मुगल बादशाह फर्कुशियर बैठा था अपने अंतिम समय में, एक मुगल बादशाह रफी उद दर्जात बैठा और एक मुगल बादशाह रफी उद दौला बैठा, 4 माह बाद मर गया। सितंबर में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बनता है 1719। देखो 4 मुगल बादशाह एक ही वर्ष में गद्दी पर बैठते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये अराजकता का दौर था जब मुगल बादशाहों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इन्हें कठपुतली मात्र बनाकर के रख दिया जाता है अमीर वर्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये बेचारे जो लोग थे मुगल बादशाह जो बन रहे थे, यह भी डर रहे थे कि अगर हमें मुगल बादशाह बनाया तो अब हमारी मृत्यु क्या है, तय है। तो ऐसे में रफी उद दौला के बाद में नेक्स्ट मुगल बादशाह जो बनेंगे उनका नाम है मोहम्मद शाह।
और इनका उपनाम जो रहेगा वो रहेगा रंगीला बादशाह। ठीक है, तो रंग मिजाज के थे तो इनका नाम रंगीला बादशाह है। समय है 1719 से लेकर के 1748 का। चर्चा करते हैं। तो 1719 से लेकर के 1748 का इनका समय है। सैयद बंधु की सहायता से शासक, वही बात है, सैयद बंधु सैयद बंधु सैयद बंधु सैयद, प्रभाव भी इनका है तो बादशाह भी यही बना रहे। अब 4 लोगों को बादशाह बना चुके हैं सैयद बंधु। तो ऐसे में हम इतिहास में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो स्वयं बादशाह नहीं बनते लेकिन बादशाह बनाते हैं, वो कहलाते हैं किंग मेकर, राजा बनाने वाला। तो मुगल सत्ता में किन्हें किंग मेकर कहा गया है, प्रश्न आ सकता है आपके पास में और ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको। तो आप ध्यान रखना, सैयद बंधु को किंग मेकर कहा गया है, राजा बनाने वाले बंधु सैयद बंधु कहलाएंगे। ठीक है, तो सैयद बंधु की सहायता से शासक बनता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला, अब सैयद बंधु प्रभाव चाहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर भी, और रंगीला नहीं चाहेगा कि सैयद बंधु का मुझ पर प्रभाव रहे। तो मोहम्मद शाह ने तुरानी अमीरों के साथ मिलकर के सैयद बंधु की क्या करवा दी, हत्या। प्रयास फरकुशेर ने भी किया, असफल रहा, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इसमें सफल हो गया। और तुरानी अमीरों का एक अन्य वर्ग था, तुरानी अमीरों के साथ मिलकर के सैयद बंधु की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। ठीक है, विलासी प्रवृत्ति क्या होने की वजह से मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा गया, जो मैं आपको बता चुका, इसको उपनाम मिला। मोहम्मद शाह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना तो ये, ठीक है, यहां आपको दिखेगा नहीं तो मैं बना रहा हूं। मोहम्मद शाह के समय में 1737, अब तो मुगल डायनेस्टी एकदम कमजोर हो चुकी है, राज्य विखंडित हो चुका है, बट चुका है छोटे छोटे भागों में। तो इसी विखंडित राज्य, इस टूटे हुए बिखरे हुए राज्य पर 1737 में इस समय जो मराठों का पेशवा है उसका नाम है बाजी राव, पूरा नाम है बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव ने दक्षिण भारत से निकल के उत्तर भारत में दिल्ली के तख्त को हिला दिया 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। यहां बाजीराव का उद्देश्य दिल्ली पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि अब मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है, उनका भारत की राजनीति में कोई बड़ा महत्व नहीं है, जो बड़ा महत्व पेशवाओं का है। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 1737 में बालाजी बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। हम पेशवा में पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव कौन है, बालाजी विश्वनाथ कौन थे, बाजीराव द्वितीय कौन थे। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट आक्रमण होता है 1739 में। 1739 में एक ईरानी आक्रमणकारी जिसका नाम है नादिर शाह, एक ईरानी आक्रमणकारी जिसका नाम है नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो नादिर शाह ने, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा, तो नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जमकर के लूटपाट की। और इसी लूटपाट में नादिर शाह दिल्ली से दो महत्वपूर्ण चीजें, एक का नाम है कोहिनूर हीरा और एक है तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस क्या है, तख्ते ताऊस एक ऐसा सिंहासन है, एक ऐसा आसन है जिसको बेबादल खान ने डिजाइन किया था या बेबादल खान ने बनाया था। किस मुगल बादशाह के समय, और उस मुगल बादशाह का नाम था शाहजहां के समय। तो शाहजहां के समय तख्ते ताऊस बना जिसको बेबादल खान ने डिजाइन किया, और इसी तख्ते ताऊस में कोहिनूर हीरा जड़वाया। ये दोनों ही बेशकीमती चीजें इस आक्रमण में नादिर शाह भारत से ईरान लेकर के चला जाता है। तख्ते ताऊस तो हमारे पास पुनः नहीं आता, लेकिन कोहिनूर हीरा वापस हमारे पास आ जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सिख। उसमें एक शासक होंगे, शासक रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह वो कोहिनूर हीरा वापस इंडिया यानी भारत में ले आते हैं। कोहिनूर हीरा पता है आपको वर्तमान में भारत में नहीं इंग्लैंड में है। तो रणजीत सिंह से कोहिनूर हीरा उनके उत्तराधिकारियों को मिलता है। जब दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी रहेंगे तीसरे नंबर के, उनके पास ये कोहिनूर हीरा होगा। और दलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष चलेगा, आंग्ल सिख संघर्ष होगा और इसमें सिख हार जाएंगे। और डलहौजी ये हीरा दलीप सिंह से छीन लेगा और छीन करके पहुंचा देगा इसको इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास। और उसके बाद ये हीरा हमारे पास कभी नहीं आया। तो हम अलग से बात करेंगे कि सभी चीजें मिली भी आपस में, लेकिन अभी हम इतनी चर्चा करते हैं कि कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस
नादिर शाह भारत से ईरान लेकर के चला जाता है। ठीक है, फिर इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय, इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1748 में, 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण होगा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली लगातार भारत में आक्रमण करता है, लेकिन पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही अहमद शाह अब्दाली का क्या होगा, आक्रमण होगा। ठीक है, तो मैं वापस रिवाइज करता हूं। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना, तुरानी अमीरों के साथ मिलकर के हत्या करवा दी सैयद बंधुओं की, विलासी प्रवृत्ति का होने की वजह से रंगीला बादशाह कहा गया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, 1748 में अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण और बाजीराव का आक्रमण 1737 में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है या क्वेश्चन आता है कि किस उत्तरवर्ती मुगल शासक के समय, किस उत्तरवर्ती मुगल शासक के समय मुगल सत्ता का सर्वाधिक विखंडन हो गया, यानी कि वह मुगल साम्राज्य जिसका निर्माण अकबर से लेकर के औरंगजेब ने किया था, वह सर्वाधिक विखंडित। वैसे तो सभी के समय कुछ ना कुछ इनसे जाता ही रहेगा, कभी कौन सा राज्य निकलेगा, कभी कौन सी रियासत निकलेगी, लेकिन सर्वाधिक विखंडित जिसके समय मुगल साम्राज्य हुआ तो वह कौन था, मोहम्मद शाह। तो जैसे ही आपको पता है कि केंद्र में अगर केंद्र का जो कर्ता धर्ता है, वहां का राजा, शासक, प्रधानमंत्री जो भी है, अगर वह कमजोर होता है तो उसके राज्य के जो सूबेदार होते हैं वो स्वतंत्रता घोषित कर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, इसी वजह से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ, इसी वजह से वर्धन साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, तो ऐसे में ये एक बड़ा कारण है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय सर्वाधिक मुगल साम्राज्य का विखंडन हुआ और सभी राज्यों के सूबेदारों ने या सूबों के सूबेदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और ना चाहते भी मोहम्मद शाह रंगीला को उन्हें मान्यता भी देनी पड़ी, क्योंकि इसमें तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि ये लड़ सके, कमजोर है, निर्भर है। तो ऐसे में देखो कौन कौन से राज्य बने। अवध, अवध का निर्माण शहादत खान ने किया या शहादत खान ने अवध में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो यही रहेगा, मुगल साम्राज्य का पतन और नए राज्यों का उदय, वहां हम इसकी चर्चा और ठीक से करेंगे। तो अवध शहादत खां, हैदराबाद में चिनकिलिच खां, कर्नाटक में शहादत खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर में बदन सिंह, रुहेलखंड में वीर दाऊद और अली मोहम्मद के द्वारा स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। और इस तरह से ये नए राज्यों का उदय हो जाता है। किसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 6 उत्तर मुगल शासक पढ़ चुके। इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह का समय है 1748 से लेकर के 1754 तक। ठीक है, तो अहमद शाह के समय शासन में हस्तक्षेप इसकी राजमाता उधम बाई का रहता है। तो अहमद शाह की राजमाता उधम बाई का इसके समय साम्राज्य में हस्तक्षेप था। जावेद खां का दरबार में प्रभाव था। जावेद खां एक हिंजड़ा था और इस हिंजड़े का भी दरबार में प्रभाव था। ठीक है, इमादुल मुल्क अमीर वर्ग का नेतृत्व, या एक ऐसे कह सकते हैं कि प्रभावी अमीर था। अमीर क्या है, मंत्रीगणों को अमीर कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इमादुल मुल्क अमीर वर्ग, प्रभावी अमीर, जिसने अहमद शाह को गद्दी से हटवा दिया और हटा करके उसे अंधा भी करवा दिया। दोनों आंखें फोड़ देता है, उसको अंधा करवा देता है। कौन है, इमादुल मुल्क, जो एक प्रभावी अमीर था, अहमद शाह को गद्दी से हटवाया और हटा करके उसे अंधा करवा दिया, बाद में उसको मार भी दिया। नेक्स्ट शासक बनेंगे वो बनेंगे आलमगीर द्वितीय। ठीक है, 1654 से लेकर के 1658 में इमादुल मुल्क ने हत्या कर दी। इसका भी कुछ समय बाद में अंत हो जाता है। नेक्स्ट है शाहजहां तृतीय, तीसरा शाहजहां हो गया। ठीक है, जो दूसरा शाहजहां था उसको हम देख चुके हैं, रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी में बैठता है, इसलिए शाहजहां तृतीय 1658 से लेकर के 1659। इसके समय की कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है इसलिए मैंने नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन हाँ क्रम अगर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों को उनके क्रमानुसार सजाइए, तो आलमगीर द्वितीय के बाद में शाहजहां तृतीय और शाहजहां तृतीय के बाद में शाह आलम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मुगल शासक है वो शाह आलम द्वितीय है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसके लिए यहां देखिए आप, शाह आलम, शाह आलम के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस समय अंग्रेज एक
प्रभावी व्यापारिक शक्ति बन चुके हैं, फ्रांसीसी जा चुके हैं और चारों तरफ व्यापार पर उनका एकाधिकार है। और इस व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के वो राजनीतिक अधिकार चाहते थे, जिसमें उन्होंने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं। और इसके बाद बंगाल उनके अधिकार में आ जाता है। और इस समय बंगाल का जो शाह आलम के समय जो बंगाल का नवाब था वो अंग्रेजों के द्वारा ही निर्मित मीर कासिम था। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संबंध खराब हो जाते हैं, इसलिए मीर कासिम को अंग्रेज उनके नवाबी के पद से हटा देते हैं। ऐसे में मीर कासिम चाहता है कि मैं पुनः क्या बनूं, नवाब बनूं। अब पुनः नवाब बनने के लिए मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला का साथ लिया। और सुजाउद्दौला का साथ लिया तो सुजाउद्दौला, मैं लिखता हूं यहाँ पे सुजाउद्दौला। ये सब चीजें आपकी आगे धीरे धीरे समझ में आती रहेगी जब हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य। सुजाउद्दौला, इधर है मीर कासिम और इधर है शाह आलम। ठीक है, तो मीर कासिम तो चाहते थे कि पुनः बंगाल का नवाब बनूं, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको हटा दिया। सहायता मांगी इन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, और अवध के नवाब ने मीर कासिम की सहायता के लिए शाह आलम को भी राजी कर लिया। तीनों मिल जाते हैं, एक बड़ी सेना तैयार करते हैं, और समय होता है 1764 का, और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना ने तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, और इसी पराजय में शाह आलम भी बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं और पराजित हो जाते हैं। अंग्रेजों से पराजित हो गए कौन? शाह आलम। और पराजित हुई तो संधि करनी पड़ेगी, और शाह आलम ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, और इस इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने मुगलों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए। चर्चा हो जाएगी, अभी सिर्फ आपके पास फैक्ट है कि किस मुगल बादशाह ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया और हार गया। शाह आलम था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के साथ में इलाहाबाद की संधि की? वो शाह आलम था। बक्सर के 1764 और संधि है 1765। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखते हैं अकबर। एक चीज इसको भी क्लियर करते हैं। तो अब संधि की है 1765 में, संधि की है, तो संधि के बाद में अंग्रेजों का अधिकार यानी कि अधिकार या प्रभाव दिल्ली तक हो जाता है, और 1765 से लेकर के 1772 तक शाह आलम अंग्रेजों की पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, अंग्रेजों की पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, और दिल्ली से भी हटा दिए जाते हैं। किंतु 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पुनः इन्हें दिल्ली में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। ठीक है, दिल्ली में उनको पुनः स्टेबल करने में योगदान किसका था? महादजी सिंधिया का था। किंतु 1803 में अंग्रेजों की प्रभावी शक्ति या सेना ने दिल्ली पर अधिकार कर लेती है 1803 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? बक्सर के युद्ध में पार्ट लिया, पराजित हुए। इलाहाबाद की संधि की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए, बदले में अंग्रेजों ने इनको अपनी पेंशन पर रख दिया। ठीक है, 1772 में महादजी सिंधिया ने पुनः इन्हें दिल्ली में स्थापित किया, और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो नाम मात्र का शासन कर रहे हैं बक्सर की युद्ध के बाद से मुगल बादशाह। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शासक बनेगी वो अकबर बनेंगे, कि मृत्यु हो जाती है 1806 में। अब कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, जो षड्यंत्र यहाँ चल रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। खत्म होने का रीजन क्या था? जब शक्ति ही नहीं है तो षड्यंत्र करेंगे। तो ऐसे में अकबर द्वितीय 1806 से 1837 11वीं मुगल बादशाह बनते हैं उत्तर मुगल काल के। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद में अकबर द्वितीय बादशाह बने। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन है? वो अकबर द्वितीय है। अकबर द्वितीय की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह। ठीक है, और मुगल सिक्कों का प्रचलन इसके समय बिल्कुल बंद हो गया। तो अब तो सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। 1800 का समय है, आपको पता है कि प्लासी, बक्सर के बाद में धीरे धीरे अंग्रेज मराठों, मैसूर, सिखों से संघर्ष करते हैं और धीरे धीरे भारत की राज्यों को अपने अधिकार में ले जाते हैं, चाहे वो शायक संधियां हो या किसी भी माध्यम से हो। तो इस तरह से सत्ता एक तरह से धीरे धीरे सत्ता भारत की अंग्रेजों के हाथ में आ रही है, तो मुद्रा भी अंग्रेजों की चलेगी। तो मुगल सिक्कों का प्रचलन पूर्ण रूप से बंद हो गया। किसके समय? अकबर द्वितीय के समय। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पेंशन चल रही है, यहाँ भी क्या चलेगी? पेंशन ही चलेगी। जो पेंशन पहले निर्धारित की गई थी वही पेंशन किसको दी गई? अकबर द्वितीय को। समय आगे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अकबर द्वितीय को लगा कि पेंशन तो कम पड़ रही है। तो ऐसे में अकबर द्वितीय ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने पास बुलाया जिसका नाम था राजा राम मोहन राय।
हम पढ़ेंगे इसको सामाजिक सुधार आंदोलन में। एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारकारी है। राजा राम मोहन राय को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी अंग्रेजों से अच्छी जान पहचान है। तो राजा राम मोहन राय एक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, और थोड़ी सी मॉडर्न प्रवृत्ति के थे। भारत में जो कुरीतियां थी उनको बंद करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे, और इसी को लेकर के इनकी गवर्नर जनरल से भी बहुत सारी बातचीत हुई और इन्होंने एक एक्ट के माध्यम से भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध लगवा दिया था। नेक्स्ट मेरे लिए क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के माध्यम से और कौन से सन में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो इनके कहने पर या इनके प्रयास से गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ऐसे में अकबर द्वितीय को लगा कि आदमी बड़ा काम का है, क्यों ना इसको कहा जाए। तो राजा राम मोहन राय को अपने पास बुलाते हैं अकबर द्वितीय और कहते हैं कि तुम मेरी तरफ से इंग्लैंड जाओ और जाकर के बात करो कि मेरी जो पेंशन है वो बढ़ा दी जाए। अब राजा राम मोहन राय मान जाते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह है, चाहे नाम मात्र के हो, इन्होंने लगभग 300 साल तक शासन किया है मुगलों ने। तो ऐसे में राजा राम मान जाते हैं और ये चले जाते हैं इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए। अब जब ये मान जाते हैं तो अकबर द्वितीय भी इनसे खुश होते हैं। काम कुछ नहीं है, बादशाहों की आदत है उपाधि देना, भेंट देना, तो ऐसे में भेंट उनके पास थी नहीं कुछ, तो ऐसे में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। जैसे अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने भी अपने जो उनके सूबेदार थे या उनके जो सामंत थे, मंत्री थे, उनको भी उपाधियां दी, जैसे सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, राजा मानसिंह वगैरह वगैरह, ठीक है, राजा बीरबल। तो ऐसे में अकबर द्वितीय ने किस सामाजिक सुधार आंदोलनकारी को राजा की उपाधि दी? तो राजा राम मोहन राय। अब उपाधि लेकर के राजा राम मोहन राय चले गए इंग्लैंड, बात करते हैं पेंशन की, और इसी पेंशन की बात, इसी दौरान इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां होती है? इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में मृत्यु हो गई तो ऑब्वियसली अंतिम संस्कार भी वहां होगा, और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ या उन्हें दफनाया गया। और जो राजा राम मोहन राय की कब्र है वो इंग्लैंड में है, ठीक है। वैसे तो मॉडर्न का प्रश्न है, हम बड़े भी मॉडर्न ही रहे, लेकिन सामाजिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का प्रश्न है। फिर भी हम सुने, राजा राम मोहन राय की डेथ, मृत्यु कहां होती है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के किस शहर में? ब्रिस्टल शहर में। और इसी ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की कब्र है, जो आज भी है, ठीक है। क्लियर है बात? तो अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। इसकी मृत्यु के बाद में बादशाह बनते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह भी अंग्रेजों के संरक्षण बने। समय था 1837 से लेकर के 1857, ठीक है। यह जफर नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इनका उपनाम जफर है। ये वाला शासक बहादुर शाह है और ये वाला शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय रहेगा, ठीक है। अब इनके समय गवर्नर जनरल होता है जिसका नाम है डलहौजी। सर्वाधिक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल रहेगा डलहौजी, जो किसी भी तरीके से उचित या अनुचित हर तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। तो उसकी नीतियां हम पढ़ेंगे जब हम गवर्नर जनरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। व्यक्तिगत नीति, गोद निषेध नीति, किसी भी नीति के माध्यम से उसको ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। और डलहौजी ये घोषणा करता है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनाया जाएगा। जो भी मुगल सत्ता या क्षेत्र है वो सभी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे। तो ऐसे में बहादुर शाह द्वितीय को ये बात पता चलती है। अब वो कर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी समय एक विद्रोह भड़क उठता है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। अंग्रेजों को भारत से भगाने और भारतीय रियासतों पर पुनः राजाओं के कब्जे के लिए या पुनः राजाओं के अधिकार के लिए एक विद्रोह होता है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। और इस विद्रोह में बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए पार्टिसिपेट करती है, नाना साहेब पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तात्या टोपे इसमें भाग लेते हैं, बेगम हजरत महल। तो सभी के द्वारा इस विद्रोह में भाग लिया जाता है और इस विद्रोह का एक नेता चुना जाता है नेतृत्व करने के लिए। और इनसे बड़ा नेता उस समय कोई था नहीं, तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में नेता बनाया जाता है। ये भाग लेते हैं, क्रांति असफल हो जाती है, ये पराजित हो जाते हैं। इन्हें और इनके पुत्रों को हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया जाता है और कैद करके इनको रंगून
भारत से बाहर निर्वासित कर दिया जाता है, जहां पर 1762 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी कब्र भी वहीं बनी हुई है, मतलब वहीं उनको दफना दिया जाता है। तो इस तरह से मुगल सत्ता का बहुत ही दयनीय अंत हो जाता है। आज हमारे पास इनके उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने कह रखा था उस समय कि अगर कोई भी राजा महाराजा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेगा तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। हमसे संधि करके चलो, हमारे अकॉर्डिंग चलो तो तुम लंबे समय तक चलोगे। तो आज जो भी राजवंश बचे हुए हैं, या तो उन्होंने किसी ना किसी रूप में अंग्रेजों के से संधि की थी, या फिर अंग्रेजों के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए आज हम वर्तमान में कुछ राजवंशों को देख रहे हैं, लेकिन मुगल राजवंश हमारे पास आज वर्तमान में नहीं है। इनके उत्तराधिकारी कहाँ हैं, कैसी अवस्था में, हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर 1800 की क्रांति में भाग लेते हैं, पराजित होते हैं, बंदी में रहते हैं और रंगून निर्वासित कर देते हैं। इनकी पत्नी थी जीनत, उन्हीं के साथ इनको रंगून निर्वासित कर दिया और 1762 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ ही भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है और मुगल सत्ता के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन वो चैप्टर है बाद का। अभी हमारी चर्चा थी इस उत्तर मुगल काल में 1707 से लेकर के 1857 टोटल कितने बादशाह हुए, 12। इनका जो समय है शासन करने का वो लगभग 151 वर्ष का था। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात या कुछ पॉइंट रह जाता है जो मैंने नहीं बताया, अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या आंसर है वगैरह वगैरह। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो ये इंपॉर्टेंट शासक है, मैं सभी फैक्ट को लेकर के आया इसके अंदर, जो एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो शायद आपको याद हो जाएंगे। तो 12 शासक इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर तक। तो इसी दौरान मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। शासक कम पावरफुल नहीं थे, हाथों की कठपुतलियां थी, इसीलिए इसे अलग पार्ट में रखा गया जिसको उत्तर मुगल काल कहा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि वीडियो में क्या कमी है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं तो उसमें शायद आपके अकॉर्डिंग कुछ लेकर के आए। धन्यवाद।